आज अपने साथ है भाई KTM की ड्यूक 390 जनरेशन थर्ड वाली और NS 400Z। बहुत ज़्यादा लोग डिमांड में थे कि भाई इन दोनों का कंपैरिजन करो, इन दोनों का कंपैरिजन करो, क्योंकि ये जो बाइक है ना इसके अंदर वही वाला इंजन आता है जो अपनी ड्यूक 390 में पहले आया करता था। मतलब डोमिनार वाला और ड्यूक 390 जनरेशन 2 वाला इंजन इसके अंदर आया करता था। तो आज मैं इन दोनों गाड़ियों का ना एक कंपैरिजन करूंगा। वो प्रैक्टिकल कंपैरिजन भी होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में कौन हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट है और क्या हमें प्रैक्टिकल लाइफ में बढ़िया चीज़ें मिलती है इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर। और साथ ही साथ थोड़ा सा ना डिटेल में भी जानेंगे कि दोनों गाड़ियों में एक्चुअल में क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा स्पेसिफिकेशन को भी जानेंगे आज, है ना। सबसे पहले बात करेंगे भैया प्राइस की, क्योंकि मोस्ट अफोर्डेबल रॉकेट कहा जा रहा है आज के टाइम पे इसको। मैंने खुद ने भी अपनी कई सारी वीडियोस में कहा कि मोस्ट अफोर्डेबल बाइक ये होने वाली है 400 सीसी के सेगमेंट में। अभी तक कोई ऐसी बाइक नहीं है जो आपको 400 सीसी की इतनी पावरफुल बाइक आपको इतने कम प्राइस रेंज में दे दे, क्योंकि इस गाड़ी का जो प्राइस रेंज है वो ऑन रोड 2,20,000 से 25,000 रुपए के बीच में है और एक्स शोरूम की बात करूं तो 1,85,000 एक्स शोरूम। और इसकी बात करूं तो ये मैं तकरीबन 1 सालों से ऑन कर रहा हूं। ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो ये 3,70,000 रुपए की ऑन रोड आज के टाइम पे मिल रही है दिल्ली में। तो मोटा मोटा जो डिफरेंस है प्राइस का वो कहीं ना कहीं आपका 1.5 लाख रुपए का आने वाला है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे 400 सीसी की गाड़ी चाहिए बट मेरा बजट उतना नहीं है 3,70,000 का, तो यू कैन गो फॉर NS 400Z। प्राइस की वजह से आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो। अब प्राइस डिफाइन हो गया आप लोगों को कितने कितना अंतर है। इंजन का मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आता है LC4 से इंजन। हालांकि दोनों गाड़ी में लिक्विड कूल्ड इंजन है। तो 399.5 सीसी का है, मतलब 400 सीसी का पूरा इंजन आता है। BHP आती है 45 की और NM आता है इसके अंदर 39 का। इसकी बात करूं तो इसके अंदर आता है 373.3 सीसी का इंजन। ये भी लिक्विड कूल्ड इंजन है, बहुत पावरफुल इंजन है। ये जो अपनी पावर BHP प्रोड्यूस करके देता है वो देता है अराउंड 40 की, 40 की BHP मिलती है और NM मिलता है, वो मिलता है 35 का। अब जब आप डेली लाइफ में चलाओगे ना तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि गाड़ी जो है वो दोनों ही बहुत पावरफुल है, बट एक्चुअल में जो टॉर्क है ना वो इस गाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन में ज़्यादा है ना, तो ये चलाने में भी फील होता है। अब पावर इंजन का मैंने बताया ना, अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ। ये गाड़ी आप सिटी में भी चला सकते हो आराम से, आप हिल्स पे भी चला सकते हो, आप कम RPM पे भी चला सकते हो। हालांकि ये कॉम्पैक्ट इंजन बनाया गया है इसका, पर ये ना थोड़ा सा कम स्पीड में या कम RPM पे हाई गियर्स पे हो गया। जैसे ये आप इसको थोड़ा सा आसानी से क्रूज कर सकते हो, 70-80 पे जा रहे हो ना आराम से, चौथा पांचवा गियर डाल के आप आराम से इजीली क्रूज करते हो निकल जाओगे। बट इसमें कहीं ना कहीं आज के टाइम पे भी वो थोड़ा बहुत जो कहते हैं ना जिटर, वो जर्क, वो अभी भी इस गाड़ी के अंदर है। तो वो चीज़ देख लेना, सिटी में थोड़ी बहुत दिक्कतें करती हैं। बाकी लुक्स दोनों गाड़ियों के अपने अपने एक अलग जगह है, सेपरेट जगह है। बट मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूँ तो मैं बता दूं ये हूबहू दिखने में पूरी NS 200 की तरह है पीछे से। आगे से कोई नहीं कहेगा, आगे से आपको ये जो फेस का डिजाइन है ये आपको दिखेगा थोड़ा सा N250 की तरह, बट पूरा का पूरा अगर रियल लाइफ में देखोगे तो बहुत अलग है। लाइट की बात करूँ बहुत अच्छा थ्रो है, ड्यूक 390 को तो भाई खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि इसका थ्रो, ड्यूक 390 का थ्रो कहाँ चला गया। रियर से दिखती है भाई ये NS 200 की तरह, इतने पोर्शन से यहाँ से लेके यहाँ तक पीछे देखोगे ना तो पूरा NS 200 वाला फील आएगा, पूरी NS 200 की तरह दिखेगी। बट ये जो फेंडर है ना ये थोड़े थोड़े से एजिस दे रखे हैं जो अपने 200 में नहीं आते। तो इसका थोड़ा सा एक घाटा ये हो सकता है कि अगर आप इसको रोड पे लेके चलोगे ना तो जो अलग से रोड प्रेजेंस फील होती है ना बाइक की, वो नहीं होने वाली इसके अंदर। वो चीज़ देख लेना। आप थोड़ा सा ना रोड एजिबिलिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं कि हमें चलाने में कॉन्फिडेंस कैसा आता है गाड़ियों में। पावर तो आप लोगों ने बता दी, वो दो चीज़ों से आती है भैया, ब्रेकिंग से और सस्पेंशन के अंदर। WP के एपेक्स सस्पेंशन आते हैं, वो भी USD, जिसे हम उल्टे वाले सस्पेंशन कहते हैं, उसके अंदर भी USD सस्पेंशन आते हैं। और जो फीडबैक है दोनों गाड़ियों का, मैंने अच्छा चलाया सस्पेंशन, मतलब इसके अंदर एडजस्टेबल है भैया। देखो मैं तो यूज़ करता नहीं डेली लाइफ पे और मुझे नहीं लगता कोई भी इसके सस्पेंशन को छेड़ता होगा कि कोई कभी लूज करता होगा, कभी हार्ड करता होगा। बट हाँ दे रखा है तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है इस गाड़ी के लिए। उसके अंदर एडजस्टेबल नहीं आते, इसके अंदर एडजस्टेबल आते हैं। बट जो फीडबैक है वो दोनों ही सस्पेंशनों का बेहतरीन है। ब्रेक की बात करूँ तो आगे वाली फ्रंट प्लेट आपको 320 mm की मिलेगी और उसकी भी 320 mm की मिलेगी। बट इसके अंदर एक छोटा सा ग्लिच क्या हो जाएगा कि इसके अंदर आपको 4 पिस्टन कैलिपर मिलेंगे और उसके अंदर 2 पिस्टन कैलिपर है। तो ब्रेकिंग की जो बाइट है ना वो NS 400 के मुकाबले इसके अंदर ज्यादा है। अब देखो मेरे मुंह से ना बार बार NS 200 NS 200 निकल रहा है, NS 200 निकल रहा है, क्योंकि वो दिखने में थोड़ी हुबहू उसकी तरह है ना, तो थोड़ी सी याद आ जाती है। तो वो सारी चीजें, ब्रेकिंग की बाइट अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो ड्यूक 390 की ज्यादा अच्छी है। इवन जो पीछे वाली है वो भी ड्यूक 390 की ज्यादा अच्छी है और फ्रंट वाली है वो भी ज्यादा अच्छी है। बारिश हो रही है भाई, मजा आ रहा है वीडियो बनाने में, आज गर्मी कम है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, लोगों को ना, इंडियन लोगों को क्या चाहिए होता है कि वो देती कितना है, देती इट मीन्स कि माइलेज कितना देती है। तो भाई ये मैंने ऑनरशिप में भी डाला, ये देती है भाई 22 से लेके 25 के बीच में माइलेज, और ये है ये भी 22 से लेके 25 के बीच में माइलेज देती है। तो माइलेज जो है वो दोनों गाड़ियों की सेम है, माइलेज से फेर बदल कुछ नहीं हो सकता। बट जो टैंक कैपेसिटी है ना वो मेरे को लग रहा है इन्होंने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ना NS 200 वाला ही पेल दिया इसके अंदर टैंक। इसके अंदर 15 लीटर का आई थिंक होना चाहिए था, इसके अंदर 12 लीटर का फ्यूल टैंक है और उसके अंदर 15 लीटर का फ्यूल टैंक है। तो जो रुकना है ना बार बार, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, टूरिंग करते हो, तो उस कंडीशन में उसमें आपको कम रुकना पड़ेगा, इसके अंदर ज़्यादा रुकना पड़ेगा। फीचर में बता देता हूँ भैया, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल मीटर आया है, मतलब 4 मोड से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड,
रोड मोड, स्पोर्ट्स मोड, रेन मोड और ऑफ रोड में। जैसे अभी बारिश हो रही है, देख रहे हो एज यू कैन सी, तो उस कंडीशन में आप रेन मोड लगा के चलाओ तो आप देखोगे कि आपकी गाड़ी की ना पावर भी थोड़ी सी चेंज हुई है और आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग भी थोड़ी सी चेंज हुई है। सेम चीज उसके अंदर भी ऐसी है, गाड़ी के अंदर भी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है, उस गाड़ी के अंदर भी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी इसके अंदर आ गई, 10x10 नेविगेशन मैप भी इसके अंदर आ गया। वो दोनों ही चीजें ड्यूक 390 के अंदर भी मिलते हैं। तो फीचर को लेके कोई भी लैग नहीं है अपने NS400Z के अंदर और ना ड्यूक 390 के अंदर। बट हाँ, मीटर दिखने के अंदर जो मतलब जो मीटर देखोगे ना आप इस एंगल से, ऊपर की तरफ वाले एंगल से, तो आपको ड्यूक 390 का ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर ना थोड़ा सा बटन की क्वालिटी वगैरह कह लो या इसके ग्राफिक्स कह लो, तो इसके अंदर देखो ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। इसका फॉन्ट, क्योंकि ये कलर TFT है, वो नॉर्मल बेसिक अपनी LED है, तो वो चीज़ें भी हमें देखने वाली होती हैं। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो डोमिनार वाला इंजन भले ही है, बट डोमिनार वाला वेट नहीं है, तो पावर जो है ना आपको डोमिनार से ज़्यादा मिलेगी। अगर आपने कभी डोमिनार चलाई होगी या पुरानी वाली ड्यूक 390 चलाई होगी, तो आप लोगों को पता होगा कि वो कितनी अच्छी थ्रॉटल पुल दिखाती है अपना। मैं आपको एक बार इसका साउंड सुनाता हूँ। अब देखो मैंने जैसे थोड़ा सा थ्रॉटल करा तो मुझे वाइब्रेशन लगी सीट के पास, बट बहुत मिनिमल सी है। और मैं अपनी बाइक ड्यूक 390 से कंपेयर करूँ ना तो बहुत कम है भैया। 7000 RPM पे इसके अंदर भी थोड़ी बहुत वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर 800 mm की सीट हाइट मिलती है, इसके अंदर 807 की मिलती है और मेरी हाइट है 5.5 फीट। मेरे पैर देखो भैया कितने आ रहे हैं। वेट ज़्यादा है इसके अंदर उस गाड़ी के मुकाबले, 174 kg है ये और वो 168 kg है, बट मैं इसको ना टैकल कर लेता हूँ आराम से इजीली। अगर मुझे मोड़ना हो, आगे पीछे करना हो, थोड़ी बहुत शिद्दतें लगती हैं क्योंकि मेरे पैर भी नहीं आ रहे, ऊपर से मेरी हाइट भी कम है और गाड़ी भी थोड़ी सी भारी है उसके मुकाबले, तो थोड़ा सा टैकल में टास्क बढ़ जाते हैं। बट इसको मैं बहुत ईजिली कॉम्पैक्ट तरीके से चला लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर 800 mm सीट हाइट है। ये देखो मेरे पैर कितने अच्छे आ रहे हैं, और कोई अगर पीछे बंदा बैठ गया ना और डाउन हो जाती है। तो ये एक चीज़ मेरे को इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी कि ये गाड़ी ना कॉम्पैक्ट बहुत है, बट आप इसे भी चला लोगे, कोई बहुत ज़्यादा साई-फाई वाली चीज़ नहीं है कि आप नहीं चला पाओगे। एक चीज़ देखो भाई, ये देखो एडजस्टमेंट लीवर दे दिया भाई बजाज ने, पता नहीं अपनी कौन सी बाइकों में इन्हें दिया मुझे तो याद भी नहीं है कभी दिया भी है। इतने सारे फीचर से लैग कभी इनकी कोई गाड़ी आई भी है तो मैंने तो कभी नहीं देखे। अब ना एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जहाँ पे बजाज ने थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करी है, अगर आप प्राइस के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो चीज़ आपको वैल्यूएबल लगेगी, बट अगर आप सीसी के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कॉस्ट कटिंग ही है। इसके टायर देखो यार, 400 सीसी की गाड़ी है, 40 की bhp प्रोड्यूस कर रही है, 140 सेक्शन का टायर नहीं चल सकता इसमें। अगर आप लीन करने वाले बंदे हो, थोड़ा सा हार्ड एंड फास्ट चलाने वाले बंदे हो ना, तो आपको गाड़ी चलाते ही पता चल जाएगा कि इस गाड़ी के अंदर टायर की सख्त जरूरत है। टायर अपग्रेड होना चाहिए था, हालांकि टायर रेडियल है, बहुत अच्छा है। अगर आप बेसिक चलाने वाले बंदे हो ना, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से क्रूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे वाला 110 मिलता है, बट वो नॉन रेडियल है, चाहते तो उसको भी रेडियल कर सकते थे, डोंट नो वाई भाई उन्होंने क्यों नहीं करा। कॉस्ट कटिंग है भैया, वो देखना पड़ता है। इसके अंदर भाई आगे वाला टायर हो चाहे पीछे वाला हो, दोनों टायर रेडियल है। 150 सेक्शन का पीछे आता है और 110 सेक्शन का टायर आगे आता है। आप लीन करो, बारिश में चलाओ, ऑफ रोड में चलाओ, ऑन रोड चलाओ, किसी भी कंडीशन में चलाओ, 1% आपको ऐसे नहीं लगेगा कि पावर में या टायर अपना ट्रैक्शन खो रहा है, कभी ऐसा फील नहीं होगा। लीन करो जितने मर्जी एंगल तक लीन करो, टायर का फीडबैक बहुत अच्छा आने वाला है उनके अंदर। देखो भाई, मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहता हूँ, भले ही मैं इस गाड़ी से कंपेयर कर रहा हूँ, पर इन दोनों गाड़ियों का कभी कोई मुकाबला ही नहीं है। ये बहुत कॉस्टली चली जाती है, आप इसमें 10-20 हज़ार जोड़ोगे ना तो 2 NS आ जाएंगी। ये किन लोगों को लेनी चाहिए? देखो वो बहुत कंफ्यूज होंगे कि यार मैं ड्यूक 390 की तरफ जाऊँ क्योंकि इंजन तो सेम है और पुराना वाला ड्यूक 390 है तो उसके अंदर भी पावर सेम है, तो किसकी तरफ जाना चाहिए किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए वो मैं एंड में कंक्लूजन देता हूँ। होप सो भाई सारी चीज़ें तो मैंने बताई दी होंगी। इसकी हेडलाइट ज़्यादा अच्छी है, पहली बात नोट आउट कर लेना, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देखो इस बाइक की तरफ किन लोगों को ना लेना चाहिए, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ कि KTM किन लोगों को लेनी चाहिए। उन लोगों को लेनी चाहिए जिनको हार्ड एंड फास्ट चलाना पसंद है, जिनको चाहिए कि सेगमेंट में अगर मैं बाइक लेके आया, भले ही वो प्राइस हो, भले ही वो पावर हो, वो कभी भी किसी से पीछे न रहे। फीचर उसके अंदर टॉप नोच हो, क्योंकि इसके अंदर ऑटो ब्लीपर कोई शिफ्टर भी आता है जो उसके अंदर नहीं आता, इसलिए मैंने वो बात छेड़ी भी नहीं थी। जिन लोगों को टॉप नोच फीचर चाहिए ना, जो फीचर से ज़्यादा लैक अपनी गाड़ी को चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि गाड़ी ऐसी हो जो रोड पे चले तो लोग देखें और पूछें, क्योंकि ये लुक्स ना थोड़ा सुपर ड्यूक से इंस्पायर्ड है, तो लोग देखते हैं तो कई लोगों को लगता है कि भाई बहुत अच्छी बाइक जा रही है, और मैंने ऊपर से ग्राफिक भी थोड़े चेंज करा रखे हैं, तो एक हाईलाइटेड ये गाड़ी होती है, तो उस वजह से भी आप इसकी तरफ जा सकते हो। इसकी तरफ क्यों जाना चाहिए भैया, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला, अगर आपका बजट नहीं है 2.5 लाख से ऊपर जाने का, आपको पावरफुल बाइक भी चाहिए, तो उस कंडीशन में आप जा सकते हो, आप लोगों के लिए एक रास्ता खुल गया। दूसरी चीज़, आप फीचर चाहते हो ना कि बेसिक फीचर आपको सारे मिल जाए, बेसिक से
+2 भी फीचर इसके अंदर है। जस्ट लाइक इसके अंदर 10x10 नेविगेशन मैप भी है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, राइडिंग मोड्स भी हैं और इसके अंदर ऑल LED सेटअप है, बहुत सारी चीज़ें एडजस्टेबल है, राइड बाय वायर है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर अच्छी मिल जाएंगी। फीचर को कभी कोई लैक नहीं लगेगा। तो उस कंडीशन में भी आप ऐसे जा सकते हो। एक रीज़न और है इस गाड़ी को लेने का कि ना बजाज की ना जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम आती है, क्योंकि वो गाड़ी ना भाई खर्चा करवाती है अच्छा खासा, 7-8 हज़ार रुपये की सर्विस होती है उसकी। आगे वाले ब्रेक पैड ही उसके 2400 रुपये के हैं, तो अंदाज़ा लगा लो भैया ये कितनी सस्ती पड़ने वाली है। इसकी सर्विस हमारे दोस्त ने करवाई थी, 1300 रुपये की सर्विस हो गई थी इसकी, राम भाई की। मैंने ऑनरशिप डाला, आप लोग चेकआउट करना तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा। तो ये थोड़ी सी लेने के बाद भी थोड़ी सी बजट फ्रेंडली रहने वाली है। तो ये भाई सब लोगों को पता है भाई, अगर मन बन गया ना आपका तो आप वैसे ही कंफ्यूज नहीं होगे कि आपको कौन सी लेनी कौन सी नहीं लेनी। और होप सो भाई आपके जितने भी थॉट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं होंगे तो मेरे को कमेंट छोड़ देना या मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं सब आपके थॉट्स क्लियर कर दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।